अब आपको जोड़ना आता है, अप्लाई किया आपने कि 2 + 2 4 होते हैं, 4 से में से 2 ले लिए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, ये एप्लीकेशन है, थर्ड लेवल है। फोर्थ लेवल आता है एनालाइज करना, इसमें स्पेलिंग थोड़ी टेढ़ी लिखी हुई है, एनालाइज करना यानी विश्लेषण करना, चीजों के बीच में एनालिसिस बिठा पाना कि आप फेल हुए हैं तो क्यों हुए, किस सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करने की जरूरत थी, है ना। फिर एनालिसिस के बाद आता है आपका इवेल्युएशन आता है आज की डेट में, पहले जो है सिंथेसिस आता था इसलिए क्रिएट लिखा हुआ है। पुरानी टैक्सोनॉमी में 2001 वाली जो रिवाइज टैक्सोनॉमी है उसमें इवेल्युएट करते हैं, आप देखते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि अब क्या करना है आगे, जज करते हैं कहां फेल हुए तो क्यों हुए, आखिर रीजन पूछ रहे हैं आप, और फिर आगे क्या करेंगे। तो ये सब जब आप कर लेते हैं उसके बाद आप कुछ अपना क्रिएट कर पाते हैं, सिंथेसिस जिसको हम कहते हैं। तो ये 6 लेवल्स हैं कॉग्निटिव डोमेन में, दिमाग से रिलेटेड डोमेन में। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं एक बार फटाफट से, 5 क्वेश्चन और हैं, समझेंगे, फिर थोड़ा सा आपके विचार में देखूंगी क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग। बहुत दिन बाद हम शुरू कर रहे हैं तो आपका जो भी फीडबैक होगा उसको समझेंगे। पियाजेज कॉन्सेप्ट ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, यानी पियाजे का जो अहम केंद्रितावाद का कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, इज मोस्ट एक्यूरेटली ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में उसका अवलोकन कर सकते हैं हम, यानी ईगोसेंट्रिज्म सबसे बेहतर तरीके से कहां दिखता है, कौन सी स्टेज में। 4 स्टेजेस हैं पियाजे की, सेंसरी मोटर संवेदी परक 0 to 2, 2 to 7 यानी 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या मूर्त संक्रियात्मक, 11 और अबव जो है वो है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल। फटाफट से बताइएगा आप क्या सीन है। तो यहां पे हमें पता है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में सबसे ज्यादा ईगोसेंट्रिक पाया जाएगा बच्चा, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की ही ये विशेषता है। देखो हर एक स्टेज की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वाली, इसी में सिंबॉलिक थॉट की विशेषता है ना, ऐसा नहीं इसके बाद खत्म हो गया या इससे पहले बिल्कुल नहीं आया होगा, लेकिन विशेषता इसी स्टेज की, ईगोसेंट्रिज्म इसी स्टेज की विशेषता है आपकी। ठीक, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक पर्टिकुलर स्टेज से संबंधित है कि ईगोसेंट्रिज्म होता क्या है, अहम केंद्रितावाद, दूसरे के पर्सपेक्टिव को, दूसरे के क्या कहेंगे नजरिए को ना देख पाना एक तरह से, यानी बच्चा सोचता है जैसा मैं सोचता हूं वही वैसा ही पूरी दुनिया सोचती है, जो मैं सोचता हूं सही है वही सही है ना। मैं सोचता हूं कि शादी करनी चाहिए तो सही है, कोई और सोचता है नहीं करनी चाहिए तो वो गलत है। मतलब हर, ये तो थोड़ी सी बच्चे वाली बात नहीं है, लेकिन बड़े लोग भी होते हैं ईगोसेंट्रिक, यानी ईगोसेंट्रिक मतलब जो मैं सोचता हूं वो सही है, जैसा मैं फील करता हूं किसी चीज के बारे में वही सही है, दुनिया को जैसे मैं देखता हूं वही सही है, बाकी सब गलत है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि बच्चे को हो सकता है कि उसको डोरेमोन पसंद है और उसके भाई को नहीं पसंद, तो उसने कह दिया अरे डोरेमोन, तेरा डोरेमोन तो खराब है, तो वो रोने लगेगा, लड़ने लगेगा कि ऐसे कैसे मेरा डोरेमोन खराब हो गया। तो उसको लगता है जो मुझे पसंद है, जो मेरी फेवरेट चॉकलेट है वो सबकी है। चलिएगा खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अच्छा सवाल है, ध्यान से जवाब दीजिएगा, इसमें आप गलती कर देंगे। एक और क्वेश्चन है लास्ट पियाजे का, फिर उसके बाद अलग अलग क्वेश्चन है। पियाजे इंपॉर्टेंट है तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन इनके डालने पड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण की जो प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन कौन से एक ऑप्शन में किया गया है। पहला ऑप्शन है अडेप्टिंग एग्जिस्टिंग स्कीमास टू इनकॉर्पोरेट न्यू इंफॉर्मेशन, यानी नई जानकारी को शामिल करने के लिए मौजूदा स्कीमा को अपनाना या उसमें परिवर्तन करना। अडेप्टिंग एग्जिस्टिंग स्कीमास टू इनकॉर्पोरेट न्यू इंफॉर्मेशन, यानी कोई नई इंफॉर्मेशन जोड़नी है तो अडेप्ट कर रहे हैं अपने आज के स्कीमा में, चेंज ला रहे हैं अडेप्ट करके, है ना, अपनाना या चेंज लाना, परिवर्तन करना। क्रिएटिंग न्यू स्कीमास टू डील विद न्यू इंफॉर्मेशन, देखो जब आप नया स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं, हमने बहुत बार डिस्कस किया इसको, क्या कहेंगे, एकोमोडेशन कहेंगे, आप कुछ एकोमोडेट कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं। इंटीग्रेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास विदाउट ऑल्टरिंग देम, मतलब इसमें देखना कितने लोग सी जवाब दे रहे हैं, सी ऑप्शन सिर्फ 24% लोग, हाँ तो इसमें बहुत गलतियां आप लोग कर रहे हैं। नई जानकारी को मौजूदा स्कीमाओं में बिना बदलाव के लिए किए एकत्रित करना, यानी ऐड कर रहे हैं कुछ, जैसे दाल चावल खाना सीख रही है सीमा मिक्स करके, तो बस ऐड कर लिया ना उसने, पुरानी में चेंज नहीं किया ना कुछ, कि पहले हाथ से खाती थी अब सिर्फ चम्मच से खाना अभी सीखा है, अब चम्मच से ही खाएगी। ठीक, तो इंटीग्रेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास विदाउट ऑल्टरिंग देम, ऑल्टर किए बिना आपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड कर लिया, है ना। मैंने पेन देखा था, एक और पेन देखा, उसको ऐड कर लिया अपने स्कीमा में। ठीक, तो बिना ऑल्टर किए फिट इन कर लिया एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में, फिट न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स, रीऑर्गेनाइजिंग स्कीमास टू बेटर फिट अ न्यू कॉन्सेप्ट। अगर रीऑर्गेनाइज करेंगे,
अगर आप अडेप्ट करेंगे, नया क्रिएट करेंगे, तो आपको एकोमोडेशन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन जब आपने इंटीग्रेट कर लिया, एकीकृत कर लिया, समाहित कर लिया आज के ही स्कीमा में, बिना उसको चेंज किए कुछ नया जोड़ लिया अगर, तो क्या हो गया? ये एसिमिलेशन है, आपने आत्मसात कर लिया, बस इंटीग्रेट कर दिया कुछ बिना चेंज किए पुराने स्कीमा को। बहुत ज्यादा चेंज दोनों केस में होता है, बट लिटरली ऑल्टर नहीं किया यहां पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई? विच डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स द ग्रेजुअल प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन लर्न द सोशल नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स एप्रोप्रिएट टू देयर कल्चर। किस विकासात्मक अवधारणा में वह क्रमिक प्रक्रिया शामिल है जिसके द्वारा बच्चे सीखते हैं सामाजिक मानदंड और व्यवहार उनकी संस्कृति के लिए उपयुक्त है। यानी बेसिकली कि उनके सामाजिक मानदंड क्या है, क्या समाज में कैसे व्यवहार करना सही माना जाएगा, उनकी संस्कृति के लिए क्या चीजें उपयुक्त हैं, ये प्रक्रिया, ये सब बातें वो सीखते किस प्रक्रिया से हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सिंपल ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन है सोशलाइजेशन, सामाजिकरण कहते हैं, इंटरनलाइजेशन कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। देखिए, समाज के नियम कायदे कानून तौर तरीके सीखना, एप्रोप्रिएट बिहेवियर सीखना, ये सोशलाइजेशन है। सामाजिकरण कहलाएगा, जिसमें इंटरनलाइजेशन की प्रक्रिया भी, आत्मसात भी, आंतरिकीकरण भी आप बहुत चीजों का करते हैं जो आप अपने अंदर भर लेते हैं इधर उधर देख करके। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया है कि समाज के नियम कायदे कानून तौर तरीके सीखना। घर कोई आए तो नमस्ते करते हैं आप, अगर मुस्लिम फैमिली में हुआ है आपका जन्म, तो हो सकता है आप अस्सलाम वालेकुम या जो भी उस परिस्थिति के हिसाब से सही बैठता हो वो कहें, है ना। आप पंजाबी फैमिली में आपका जन्म हुआ तो हो सकता है आप कुछ और कहें, सत श्री अकाल कहें, है ना। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें हो सकती हैं। ये कहाँ सीखा आपने? समाजीकरण, समाज के नियम कायदे कानून समाज में रहकर के सीखते हैं आप, ठीक। सोशलाइजेशन सामाजिकरण कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई? फटाफट से जवाब देंगे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से समझा देंगे जिसको दिक्कत हो रही है ना। वो एसिमिलेशन एकोमोडेशन बहुत लोगों को दिक्कत होती है। मैं अभी शॉर्ट में एक तरीका, मतलब तरीका क्या, उसका सिंपल एक फंडा होता है समझने का, उसको समझेंगे एक बार, मैं शॉर्ट में बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, व्हाट इज दी, क्या है क्वेश्चन में पूछा क्या है? What is the term for phenomenon where adolescents believe they are unique and that no one else can understand their experience? उस घटना के लिए क्या शब्द है जहां किशोरों का या किशोरावस्था के जो व्यक्ति हैं, अडोलसेंट्स हैं, टीनेजर्स हैं 12 से 18 वर्ष के, का मानना है, और WHO की माने तो 10 से 19 वर्ष के किशोरों का मानना है कि वे अद्वितीय हैं, यानी यूनिक हैं, और उनके अनुभवों को कोई और नहीं समझ सकता है। ये मम्मी, ये पापा, ये बहन, ये भाई, ये क्या समझेंगे मुझे? मैं ही तो हुआ हूं दुनिया में एकमात्र अपने जैसा, है ना। जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं वो कोई और क्या ही समझ पाएगा, ठीक। तो पर्सनल फेबल कहेंगे इसको, इमेजिनरी ऑडियंस कहेंगे, ईगो सेंट्रिज्म कहेंगे, या सेल्फ एफिकेसी कहेंगे? फटाफट से बताइए। देखिए, इसको कहेंगे हम पर्सनल फेबल। पर्सनल फेबल ऐसी वो कहानियां बना लेता है, व्यक्तिगत कल्पित कहानियां, उसकी कल्पना के द्वारा निर्मित कहानियां। उसको लगता है मैं ही यूनिक हूं, जैसा मैं महसूस कर रहा हूं ना पहले कभी किसी ने किया है, ना कोई आगे आने वाला कर पाएगा, क्योंकि हिस्ट्री में मैं ही एक डॉट हूं जो एग्जिस्ट करता है, बाकी कोई नहीं आगे पीछे, ठीक। मैं तो बाइक लिटा के भी चला लूं तब भी मुझे कुछ नहीं होगा। उसको लगता है मतलब मैं तो इनविंसिबल हूं एक तरह से, कुछ अलग ही इंसान, कुछ अलग ही पदार्थ हूं मैं, कुछ अलग ही जीव हूं मैं, ठीक। तो ये पर्सनल फेबल है। आप देखेंगे टीनेजर्स अपनी ही हवा में रहते हैं, उनको लगता है इन्हें क्या पता, घर वाले मुझे क्या ही समझ पाएंगे, मेरे इमोशंस को, मेरी तकलीफों को ये लोग क्या ही समझ पाएंगे, जो कि कुछ हद तक सच भी है। इमेजिनरी ऑडियंस होता है जब उसको लगता है हर जगह मुझे कुछ देख ही रहा है हर कोई। मैं पार्टी में गई हूं या गया हूं और एक पिंपल आ गया है तो वो उस पिंपल पे सबका ध्यान है, सब मेरे पिंपल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सब मेरी ड्रेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये अडोलेसेंट ईगो सेंट्रिज्म का पार्ट है, दोनों के दोनों। अडोलेसेंट ईगो सेंट्रिज्म एक तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, ईगो सेंट्रिज्म अहम केंद्रितवाद, यानी बच्चे का सारा ध्यान खुद पे है, वो दूसरे के परिप्रेक्ष्य को नहीं समझ पाएगा। अडोलेसेंस में भी ईगो सेंट्रिज्म होता है, यानी किशोरावस्था में भी अहम केंद्रितवाद होता है, जिसमें बच्चे को दो प्रकार होते हैं इसके। एक तो उसको ये लगता है कि मैं यूनिक हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ और ही हूं और मेरे से कोई रिलेट नहीं कर पाएगा। इमेजिनरी ऑडियंस है जब उसको लग रहा है सबका ध्यान मेरे ही ऊपर है, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूं। तो ये दोनों अडोलेसेंट ईगो सेंट्रिज्म के पार्ट हैं। कब होता है ये? 12 से 18 वर्ष में। अगर वैसे देखें पियाजे के हिसाब से तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक। नॉर्मल वाला ईगो सेंट्रिज्म तो 2 से 7 में आ जाएगा, है ना। बेचारा चॉकलेट पे खेल रहा था जब। सेल्फ एफिकेसी होती है आपका अपनी क्षमताओं में विश्वास, कि यार अगर मैं सच में मेहनत करूं तो चीजें हो जाएंगी। धन्यवाद हरप्रीत और जितने भी लोग बर्थडे विशेस दे रहे हैं भाई, थैंक यू सो मच। मैं कब टीनेजर से एक प्रॉपर अडल्ट बन गई और अब ज़्यादा साल बचे नहीं हैं, 30s में एंटर कर जाऊंगी। ये सब यूट्यूब पे ही एक तरह से मैं बड़ी हुई हूँ अगर देखा जाए तो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 19,
Which attachment style identified by Mary Ainsworth is characterized by children who show distress when a caregiver leaves and are not easily comforted upon their return? मतलब क्या है इस बात का? मैरी एंसवर्थ द्वारा दी गई कुछ ऐसी शैलियां हैं, लगाव शैली, अटैचमेंट स्टाइल जिसको हम कह देते हैं, उन बच्चों की विशेषता आपको पहचाननी है जो देखभाल करने वाले के चले जाने पर परेशानी दिखाते हैं। यानी मान लीजिए उसकी मदर है बच्चे की या फादर हैं, जो भी उसका ध्यान रखता है, जिसके भी पास वो रहता है, दादी के, नानी के, वॉटेवर, अगर वो उससे दूर चले जाएं तो देखभाल करने वाला व्यक्ति या अभिभावक जो है करने वाले के चले जाने पर परेशानी दिखाते हैं। यानी मम्मी अगर